Assalamualaikum. Today the topic of our discussion is introduction of lipoproteins. So we are going to start lipoprotein metabolism. First of all we should have introduction of lipoproteins. तो आज हम introduction of lipoproteins के बारे में डिस्कस करेंगे कि lipoproteins बेसिकली हैं क्या, और फिर उसके बाद हम इसका मेटाबॉलिज्म स्टार्ट करेंगे. So let's start with the introduction of lipoproteins. अगर सबसे पहले इसकी अगर हम डेफिनेशन करें कि लिपोप्रोटीन्स हैं क्या, अगर आप इसके लफ्ज़ पे गौर करें, लिपोप्रोटीन्स, दो चीज़ें आ रही हैं इसके वर्ड के अंदर. पहली चीज़ क्या आ रही है, लिपिड्स, और दूसरी चीज़ क्या आ रही है, प्रोटीन्स. ये उसका नाम ही बता रहा है कि इसके अंदर दो चीज़ें होंगी, एक लिपिड्स होंगे और दूसरी प्रोटीन्स होंगी. सो अगर हम इसकी डेफिनेशन करें, सो दीज आर बेसिकली मैक्रोमोलिकुलर कम्प्लेक्सेस ऑफ लिपिड्स विद प्रोटीन्स. दीज आर मैक्रोमोलिकुलर कम्प्लेक्सेस ऑफ लिपिड्स विद प्रोटीन्स, के लिपिड्स और प्रोटीन्स के कॉम्बिनेशन से जो चीज़ बनती है, जो एक कम्प्लेक्स बनता है, उसको हम कहते हैं लिपोप्रोटीन्स. तो ये उसकी डेफिनेशन हो गई कि दीज आर मैक्रोमोलिकुलर कम्प्लेक्सेस ऑफ लिपिड्स विद प्रोटीन्स. अब लिपोप्रोटीन्स के अंदर जो प्रोटीन्स पाई जाती हैं उनको हम नाम देते हैं, प्रोटीन्स कह लें या एपोप्रोटीन्स कह लो, एपोप्रोटीन्स, या फिर एपोलिपोप्रोटीन्स. जो लिपोप्रोटीन्स के अंदर प्रोटीन्स पाई जाती हैं उनको हम प्रोटीन भी कहते हैं, एपोप्रोटीन्स भी कहते हैं और एपोलिपोप्रोटीन्स भी कहते हैं. सो ये पहली चीज़ आपको पता चल गई कि लिपोप्रोटीन्स होते क्या हैं. दीज आर बेसिकली मैक्रोमोलिकुलर कम्प्लेक्सेस ऑफ लिपिड्स विद प्रोटीन्स. एज द नेम इंडिकेट्स, these compounds should have two things, first lipids, second proteins. और जो प्रोटीन्स लिपोप्रोटीन्स के अंदर पाई जाती हैं उनको हम एपोप्रोटीन्स कहते हैं या एपोलिपोप्रोटीन्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल लिपोप्रोटीन्स की हमारे पास कौन कौन सी एग्जांपल्स मौजूद हैं. काइलोमाइक्रॉन्स पहली हो गई, काइलोमाइक्रॉन्स. दूसरी वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, तीसरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, और चौथी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स. तो हमारे पास लिपोप्रोटीन्स कौन कौन सी हैं बॉडी के अंदर, काइलोमाइक्रॉन्स हैं, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स हैं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स हैं, और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स हैं. तो इन सब का मेटाबॉलिज्म हमने बाद में डिटेल से डिस्कस करना है. अब ये काइलोमाइक्रॉन्स हो गया या वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स हो गई, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स हो गई, या हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स हो गई, ये सारी की सारी एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हैं. वो किस तरह डिफरेंट होती हैं कि लिपोप्रोटीन्स का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके अंदर थोड़ी बहुत चेंजिंग करने से काइलोमाइक्रॉन बन जाएगी, थोड़ी और चेंज कर दें तो वेरी लो डेंसिटी लिपिड बन जाएंगे, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बन जाएंगे, कोई और चेंज कर दें तो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स बन जाएंगे, कोई और चेंज कर दें तो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स बन जाएंगे. सो ये एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं. और क्यों डिफरेंट होते हैं कि लिपोप्रोटीन्स का जो एक जनरल और बेसिक स्ट्रक्चर है उसके अंदर जब कोई चेंजिंग होती है तो उससे ये मुख्तलिफ टाइप्स के लिपोप्रोटीन्स बनते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि लिपोप्रोटीन्स का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है. जब हमें लिपोप्रोटीन्स का जनरल और बेसिक स्ट्रक्चर पता होगा उसके बाद हम उसमें चेंजिंग करके मुख्तलिफ तरह की लिपोप्रोटीन्स बना सकते हैं. सो देखते हैं कि लिपोप्रोटीन्स का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या है, इसकी कंपोजिशन क्या है. अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो लिपोप्रोटीन के अंदर जैसा कि नाम से जाहिर है कि लिपिड्स और प्रोटीन्स होंगे. अब
इसकी जो कोर होती है, कोर में होते हैं न्यूट्रल लिपिड्स। कोर के अंदर कौन से लिपिड्स होते हैं? न्यूट्रल लिपिड्स। फॉर एग्जांपल ट्राई असाइल ग्लिसरॉल और कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स, ये न्यूट्रल लिपिड्स हैं। ट्राई असाइल ग्लिसरॉल भी न्यूट्रल लिपिड है और कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स भी न्यूट्रल लिपिड्स हैं। सो लिपोप्रोटीन्स की जो कोर होती है, कोर के अंदर ये न्यूट्रल लिपिड्स पाए जाते हैं। कोर के अंदर कौन से लिपिड्स पाए जाते हैं? न्यूट्रल लिपिड्स पाए जाते हैं। उसके बाद जब कोर बन गई तो कोर के बाहर वाला स्ट्रक्चर जो है, जिस तरह किसी चीज़ का जो अंदरूनी स्ट्रक्चर होता है, इनर स्ट्रक्चर होता है, उसको कोर कहते हैं। और उस इनर स्ट्रक्चर को जो चीज़ सराउंड करती है, वो जो शेल लाइक होता है, उस शेल के अंदर क्या पाया जाता है? जो कोर है, इट इज सराउंडेड बाय अ शेल। अब शेल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं? फॉस्फोलिपिड्स, उसके बाद फ्री कोलेस्ट्रॉल। यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जो है वो ईस्टर्स की फॉर्म में मौजूद था कोर के अंदर, जबकि उसके बाहर जो शेल है, शेल के अंदर कोलेस्ट्रॉल फ्री फॉर्म में मौजूद होता है। और तीसरा एपोप्रोटीन्स। तीसरी कौन सी चीज़ हो गई? एपोप्रोटीन्स। सो ये उसकी कंपोजिशन है। कंपोजिशन में उसके कोर के अंदर न्यूट्रल लिपिड्स पाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल ट्राई असाइल ग्लिसरॉल्स एंड कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स। जबकि वो जो कोर है वो इट इज़ सराउंडेड बाय अ शेल, और उस शेल के अंदर एम्फीपैथिक फॉस्फोलिपिड्स होते हैं और फ्री कोलेस्ट्रॉल होता है और एपोलिपोप्रोटीन्स होती हैं। सो अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा करें तो सबसे पहले हम कोर बनाते हैं कि कोर के अंदर क्या होते हैं। ये कोर के अंदर सबसे पहली चीज़ जो है वो क्या हो गई? ट्राई असाइल ग्लिसरॉल्स। ये जो मैंने ऐसे लाइनें लगाई हैं, ये ट्राई असाइल ग्लिसरॉल्स हैं। तो कोर के अंदर पहली चीज़ क्या हो गई? ट्राई असाइल ग्लिसरॉल्स। और दूसरी चीज़ क्या है? कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स। सो अब दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए कोर के अंदर? कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स। तो ये अब कोर के अंदर दो चीज़ें हो गई। ये जो लाइनें सी मैंने लगाई है, ये है ट्राइअसाइल ग्लिसरॉल्स, और ये जो है, इसको मैं कलर कर देता हूँ कि ये वाले जो हैं ये हमारे पास कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स हैं। तो कोर वाली दो चीज़ें हो गई। कोर के अंदर हमने क्या कहा था कि न्यूट्रल लिपिड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ट्राइअसाइल ग्लिसरॉल और कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स। ये दो न्यूट्रल लिपिड्स जो हैं ये कोर के अंदर होते हैं। तो कोर के अंदर मैंने ये दो न्यूट्रल लिपिड्स बना दिए। उसके बाद हमने क्या कहा कि ये कोर जो है इट इज़ सराउंडेड बाय अ शेल ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, फ्री कोलेस्ट्रॉल एंड एपोलिपोप्रोटीन्स। तो सबसे पहले हम ड्रा करते हैं फॉस्फोलिपिड्स। ये फॉस्फोलिपिड्स हो। ये फॉस्फोलिपिड्स हो गए। ये दरमियान में कोर थी और उसके बाहर जो शेल है इट इज़ अ शेल ऑफ मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। तो ये फॉस्फोलिपिड्स हमने बना दिए। दूसरी चीज़ क्या है? फ्री कोलेस्ट्रॉल। कि दूसरी चीज़ जो शेल के अंदर मौजूद होती है वो फ्री कोलेस्ट्रॉल है। तो अब हम ड्रा करते हैं कि फ्री कोलेस्ट्रॉल,
ये ब्लैक वाला, ये फ्री कोलेस्ट्रॉल है। तो ये ग्रीन वाला जो है ये फॉस्फोलिपिड और ये ब्लैक वाला फ्री कोलेस्ट्रॉल। तो दूसरी चीज़ भी पूरी हो गई कि शेल के अंदर एक फॉस्फोलिपिड्स होते हैं और दूसरे फ्री कोलेस्ट्रॉल होते हैं। और तीसरी कौन सी चीज़ होती है? एपोप्रोटीन्स। तो अब हम ड्रा करते हैं एपोप्रोटीन्स। एपोप्रोटीन्स। सो ये जो है ये स्ट्रक्चर पूरा हुआ लिपोप्रोटीन्स का। ये उसका बेसिक स्ट्रक्चर है जिसमें हमने कहा एक कोर है और एक शेल है। जो कोर है उसके अंदर न्यूट्रल लिपिड्स होते हैं, ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल और कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स। जबकि जो शेल है उसके अंदर तीन चीज़ें होती हैं, फॉस्फोलिपिड्स, फ्री कोलेस्ट्रॉल एंड एपोप्रोटीन्स। तो अब हमने इसका अगर स्ट्रक्चर ड्रा करना है तो सबसे पहले कोर के अंदर ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल बनाए और उसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स बनाए। ये हो गई कोर। उसके बाद ये जो शेल है उसमें ग्रीन ग्रीन हमने फॉस्फोलिपिड्स बनाए। तो ये पहली चीज़ हो गई फॉस्फोलिपिड्स। दूसरी फ्री कोलेस्ट्रॉल, ये ब्लैक वाला फ्री कोलेस्ट्रॉल हो गया। और तीसरी एपोप्रोटीन्स या एपोलिपोप्रोटीन, तो ये ब्लू वाली जो है ये हो गई एपोलिपोप्रोटीन्स। एपोलिपोप्रोटीन। सो ये उसका स्ट्रक्चर है लिपोप्रोटीन्स का। सो इनके अंदर अगर वेरिएशन करें तो जो लिपोप्रोटीन्स की मुख्तलिफ टाइप्स हैं वो बन सकती हैं। अब वो कौन कौन सी वेरिएशन हैं, वो कौन कौन से डिफरेंसेस हैं जो लिपोप्रोटीन्स की मुख्तलिफ क्लासेस के दरमियान होते हैं। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से आगे सारा कंसेप्ट डेवलप होगा। हमने कहा था कि जो काइलोमाइक्रॉन्स हैं वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स हैं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स हैं, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स हैं। ये लिपोप्रोटीन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें कुछ डिफरेंसेस की बुनियाद पे बनती हैं। फॉर एग्जांपल पहला डिफरेंस क्या है? कंपोजिशन ऑफ लिपिड। कंपोजिशन ऑफ लिपिड्स, कि यहाँ जो लिपिड्स मौजूद हैं जैसे ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल हो गया, कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स हो गए, फ्री कोलेस्ट्रॉल हो गया, फॉस्फोलिपिड्स हो गए, इनकी क्वांटिटी अगर वेरी कर दें तो उसकी मुख्तलिफ टाइप्स बन जाएंगी। फॉर एग्जांपल अगर लिपिड सबसे ज़्यादा है तो काइलोमाइक्रॉन है, उससे कम है तो वेरी लो डेंसिटी लिपिड है, उससे कम है तो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स है, उससे कम है तो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स है। तो पहली चीज़ होगी कि कंपोजिशन ऑफ लिपिड्स। अगर इसमें कंपोजिशन जो है लिपिड्स की उसको अगर हम वेरी करें, कंपोजिशन मींस कि उसकी क्वांटिटी को अगर हम लिपिड्स की वेरी करें तो लिपोप्रोटीन्स की मुख्तलिफ क्लासेस बनती हैं। दूसरा है कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन्स, कि इसमें जो एपोप्रोटीन्स पाई जाती हैं अगर हम उनकी क्वांटिटी को वेरी करें तो मुख्तलिफ लिपोप्रोटीन्स की क्लासेस बनेगी। फॉर एग्जांपल अगर प्रोटीन्स किसी में सबसे कम है तो वो काइलोमाइक्रॉन्स है, अगर प्रोटीन्स उससे कुछ ज़्यादा हैं तो फिर वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स हैं, अगर प्रोटीन्स उससे भी ज़्यादा हैं तो फिर लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स हैं, और अगर प्रोटीन सबसे ज़्यादा हैं तो वो वाली क्लास कौन सी होगी लिपोप्रोटीन की टाइप? वो वाली होगी हाई डेंसिटी लिपिड्स। तो पहली चीज़ हो गई कंपोजिशन ऑफ लिपिड्स, कि अगर हम लिपिड्स की क्वांटिटी को वेरी करें तो लिपोप्रोटीन्स की मुख्तलिफ क्लासेस बन सकती हैं। लेकिन उसके लिए आपको बेसिक स्ट्रक्चर आना चाहिए कि लिपोप्रोटीन्स के बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर है क्या। दूसरी है कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन्स, कि अगर कंपोजिशन प्रोटीन्स की हम चेंज करते हैं तो लिपोप्रोटीन्स की मुख्तलिफ क्लासेस बनेंगी। और तीसरा है साइज़, कि साइज़ भी उनके दरमियान डिफरेंट है। अगर साइज़ किसी का सबसे ज़्यादा है तो वो काइलोमाइक्रॉन्स हैं, अगर साइज़ उससे कम है तो वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, अगर साइज़ उससे भी कम है तो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, और अगर साइज़ उससे भी कम है तो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। तो तीसरी चीज़ हो गई साइज़। चौथी चीज़ हो गई डेंसिटी। चौथी चीज़ क्या हो गई? डेंसिटी, कि इनकी डेंसिटी की बुनियाद पर भी लिपोप्रोटीन्स की जो मुख्तलिफ टाइप्स हैं वो एक दूसरे से वेरी करती हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी की डेंसिटी सबसे कम है, आपके पास कोई लिपोप्रोटीन्स है
और उसकी डेंसिटी सारी लिपोप्रोटीन्स की टाइप में सबसे कम है तो वो काइलोमाइक्रॉन्स होगा। जो उससे थोड़ी सी ज़्यादा हो वाला है वो वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स होगा, और जो उससे भी ज़्यादा वाला है वो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स होगा, और फिर जो सबसे ज़्यादा वाला है वो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स होगा। जैसा कि नाम से जाहिर है कि वेरी लो डेंसिटी वाले से कम होगा, लो डेंसिटी लिपिड हाई डेंसिटी वाले से कम होगा, और काइलोमाइक्रॉन्स की डेंसिटी वैसे ही सबसे कम होती है। ये चार चीज़ें होंगी। पांचवी चीज़ है साइज ऑफ ओरिजिन, के लिपोप्रोटीन्स की जो मुख्तलिफ टाइप्स हैं इनकी ओरिजिन की साइट भी मुख्तलिफ है। फॉर एग्जांपल काइलोमाइक्रॉन डिफरेंट साइट से ओरिजिनेट करेगा, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन डिफरेंट से, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन डिफरेंट से। तो ये 5 ऐसे डिफरेंसेस हैं, 5 ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनकी बुनियाद पर लिपोप्रोटीन्स की मुख्तलिफ टाइप्स एक दूसरे से डिफ़र करती हैं। और पहले उनमें से कौन सी है? कंपोजिशन ऑफ लिपिड्स, यानी ये लिपोप्रोटीन्स का जो बेसिक स्ट्रक्चर है जिसमें कोर के अंदर ट्राइएसाइल ग्लिसरोल्स और कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स हैं, और शेल के अंदर फॉस्फोलिपिड्स, एपोप्रोटीन्स और फ्री कोलेस्ट्रॉल है। इसमें अगर हम कंपोजिशन ऑफ लिपिड्स को वेरी करते हैं कि किसी में ज़्यादा हो जाए किसी में कम हो जाए, तो उसकी बुनियाद पर लिपोप्रोटीन्स की मुख्तलिफ जो टाइप्स हैं वो डिफ़र करेंगी। वो मैंने आपको बता दिया कि काइलोमाइक्रॉन्स के अंदर लिपिड सबसे ज़्यादा होता है, फिर काइलोमाइक्रॉन के बाद जो लिपिड होता है वो वेरी लो डेंसिटी में ज़्यादा होता है, और फिर वेरी लो डेंसिटी के बाद आता है थर्ड नंबर पे लो डेंसिटी लिपिड लिपोप्रोटीन्स, और चौथे नंबर पे आते हैं हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। तो एक कंपोजिशन ऑफ लिपिड्स की बुनियाद पे चारों टाइप्स जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट हो गई। दूसरा है कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन्स, कि जिस तरह लिपिड्स की कंपोजिशन वेरी की है उसी तरह अगर प्रोटीन्स की भी वेरी कर दी जाए तो लिपोप्रोटीन्स की मुख्तलिफ टाइप्स जो हैं वो एक दूसरे से डिफ़र करेंगी। फॉर एग्जांपल अगर किसी में सबसे कम प्रोटीन है तो वो काइलोमाइक्रॉन है, क्योंकि अगर लिपिड्स ज़्यादा है तो प्रोटीन्स ऑटोमेटिकली कम होगी ना। जैसे अगर आपने दो डिजिट्स को मिला के 100 पूरा करना है, पहले थे 50 + 50 और ये हो रहे थे 100। अब कोई भी आपने 2 डिजिट लेके 100 पूरा करना है, अगर आप लिपिड ज़्यादा कर रहे हैं, अगर आप लिपिड 50 की बजाय 70 कर दें तो आपको प्रोटीन जो है वो 30 करनी पड़ेंगी, फिर ही जाके 100 पूरा होगा। 2 डिजिट्स को मिला के आपने 100 पूरा करना है। अब पहले 50-50 थे जनरल स्ट्रक्चर में सपोज, अब आपने कंपोजिशन ऑफ लिपिड्स को वेरी करके मुख्तलिफ टाइप्स बनानी है, तो एक क्लास जो है लिपिड्स लिपोप्रोटीन्स की उसमें लिपिड्स जो है वो 70% है सपोज, तो उसमें दूसरा डिजिट जो है वो 30 होगा तो 100 होगा ना, तो इट मीन्स उसमें प्रोटीन्स कम होंगी। जिसमें लिपिड्स जितने ज़्यादा उसमें प्रोटीन्स उतनी कम। लिपिड सबसे ज़्यादा किस में है? काइलोमाइक्रॉन्स के अंदर, तो प्रोटीन्स सबसे कम उसके अंदर होंगी। उसके बाद लिपिड्स किसके अंदर कम है? वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स के अंदर, तो उसके अंदर प्रोटीन काइलोमाइक्रॉन के मुकाबले में बढ़ जाएंगी। फिर लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स में लिपिड मज़ीद कम हो जाएंगे तो प्रोटीन्स मज़ीद बढ़ जाएंगी। और इसी तरह हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स में सबसे कम लिपिड्स होंगे तो उसमें प्रोटीन सबसे ज़्यादा होगी। तो कंपोजिशन ऑफ लिपिड्स एक पैरामीटर है, कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन्स एक पैरामीटर है, जिसकी बुनियाद पर मुख्तलिफ टाइप्स एक दूसरे से डिफ़र करती हैं। तीसरा है साइज़, कि साइज़ की बुनियाद पे भी डिफ़र करते हैं। जिस तरह लिपिड्स और प्रोटीन्स की कंपोजिशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी एक दूसरे के, ये दो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगी, इसी तरह साइज और डेंसिटी भी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगी। कि फॉर एग्जांपल अगर काइलोमाइक्रॉन का साइज सबसे ज़्यादा है तो उसकी डेंसिटी सबसे कम होगी। इसी तरह वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स का साइज जो है वो काइलोमाइक्रॉन से थोड़ा सा कम है तो उसकी डेंसिटी काइलोमाइक्रॉन से थोड़ी सी ज़्यादा होगी। इसी तरह जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स है उसकी डेंसिटी उसका साइज जो है वो वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन से भी कम है तो उसकी डेंसिटी जो है वो वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन से ज़्यादा होगी। इसी तरह हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स का साइज सबसे कम है तो उसकी डेंसिटी जो है वो सबसे ज़्यादा होगी। तो इसी तरह 4 पैरामीटर हो गए। पहले कंपोजिशन ऑफ लिपिड्स और प्रोटीन्स, के लिपिड अगर वेरी करते हैं तो मुख्तलिफ बनेंगी, प्रोटीन वेरी करते हैं मुख्तलिफ बनेंगी, साइज़ मुख्तलिफ हो तो मुख्तलिफ क्लासेज हैं, टाइप्स हैं, डेंसिटी की बुनियाद पे भी मुख्तलिफ टाइप्स जो हैं उनको हम डिस्क्राइब करते हैं। और पाँचवा है साइट ऑफ ओरिजिन, कि इन सब की साइट ऑफ ओरिजिन भी सबसे डिफरेंट है। तो अभी तक हमने उसकी डेफिनेशन के मुतालिक डिस्कस किया, उसकी एग्जांपल्स डिस्कस की,
तो उनकी कंपोजिशन हमने डिस्कस की, जनरल स्ट्रक्चर, और उसके बाद हमने उनके डिफरेंसेस के किस बुनियाद पर वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। फिर हमने ये देखा कि किस किस का साइज़ ज़्यादा है, किस किस की डेंसिटी ज़्यादा है, किस किस में लिपिड ज़्यादा है, किस किस के अंदर प्रोटीन ज़्यादा है। तो अब हम आगे चलते हैं कि इसके बाद हमने क्या डिस्कस करना है। अब अगर आप बेसिक स्ट्रक्चर पे गौर करें तो उसके अंदर ये जो ट्राइएसाइल ग्लिसरोल्स हैं और ये कोलेस्ट्रोल हैं, बल्कि इससे भी पहले एक और बात कि लिपोप्रोटीन्स जो हैं इनका फंक्शन जो होता है वो क्या है। लिपोप्रोटीन्स, जैसा कि आपको पता है इसके अंदर लिपिड और प्रोटीन्स हैं। ये बात हम जानते हैं कि जो लिपिड्स हैं ये वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं हो सकते, सो इनको ब्लड में ट्रांसपोर्ट होने के लिए कोई ना कोई ट्रांसपोर्टर चाहिए। ये खुद ब खुद प्लाज्मा के अंदर ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकते, तो इनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए किसी हेल्प की ज़रूरत होती है। तो उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो हेल्प प्रोवाइड करते हैं वो लिपोप्रोटीन्स प्रोवाइड करते हैं। अब वो कैसे प्रोवाइड करते हैं कि जो ये प्रोटीन्स हैं एपोप्रोटीन्स, ये लिपिड्स के साथ कंबाइन करती हैं और लिपोप्रोटीन्स बन जाते हैं। अब जब लिपोप्रोटीन बन गया तो ये लिपोप्रोटीन जो है वो वाटर के अंदर सोल्यूबल था। जैसे नॉर्मल लिपिड था वो वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होता, वो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूबल नहीं है, लेकिन जब वो इस लिपोप्रोटीन का एक कंपोनेंट बन जाता है तो फिर वो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूबल हो जाता है। वो कैसे सोल्यूबल होता है, अगर आप इस शेल को देखें, ये कोर के अंदर ट्राइसाइल ग्लिसरॉल और कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स थे। अगर आप शेल को देखें तो शेल के अंदर फॉस्फोलिपिड्स हैं, फ्री कोलेस्ट्रॉल है और एपोप्रोटीन्स हैं। ये हैं एम्फीपैथिक कंपाउंड, कि इसमें पोलर और नॉन पोलर दोनों ग्रुप्स होते हैं। तो इनमें से जो पोलर पोर्शन है, ये पोलर पोर्शन जो है ये वाले, ये पोलर पोर्शन है, पोलर पोर्शन ये एम्फीपैथिक हैं कि इनके अंदर पोलर और नॉन पोलर दोनों पोर्शंस होते हैं, ये जो फॉस्फोलिपिड्स और फ्री कोलेस्ट्रॉल। अब इनके जो पोलर पोर्शन है, ये एम्फीपैथिक कंपाउंड जो है इनकी ओरिएंटेशन ही इस तरह होती है कि ये जो पोलर पोर्शन है ये एक्सपोज्ड होते हैं लिपोप्रोटीन की सरफेस पर। सपोज ये अगर लिपोप्रोटीन था तो उसकी सरफेस पे ये एक्सपोज हो रहे हैं, अंदर की तरफ बाकी चीज़ें और सरफेस पे वो पोलर पोर्शन एक्सपोज हो रहे हैं। इन पोलर पोर्शंस के सरफेस पर एक्सपोज होने की वजह से, इन पोलर पोर्शन के सरफेस पर एक्सपोज होने की वजह से वो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूबल हो जाते हैं। और इस तरह जो लिपोप्रोटीन्स हैं, इस तरह लिपोप्रोटीन्स जो हैं वो अपने लिपिड कंपोनेंट को वो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर प्लाज्मा के अंदर सोल्यूबल बना लेती हैं और फिर उसको ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट करती हैं। सो जो लिपिड्स नॉर्मली प्लाज्मा के अंदर ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहे थे वो लिपोप्रोटीन के कंपोनेंट बनने की वजह से प्लाज्मा के अंदर ट्रांसपोर्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने ट्राइएसाइल ग्लिसरोल्स डाइट से लिए तो वो इंटेस्टाइन से अपने साइट ऑफ जो मुख्तलिफ टिश्यूज़ हैं उन तक ब्लड के थ्रू डायरेक्टली नहीं जा सकेंगे, तो वो पैकेज होंगे काइलोमाइक्रॉन्स के अंदर, वो काइलोमाइक्रॉन्स का कंपोनेंट बन जाएंगे ट्राइसाइल ग्लिसरोल। तो वो ट्राइसाइल ग्लिसरोल जो काइलोमाइक्रॉन का कंपोनेंट बनेंगे और जो इंटेस्टाइन से आ रहे हैं फिर वो ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट होंगे। उनकी वजह क्या है कि इन एम्फीपैथिक कंपाउंड्स का जो शेल के अंदर मौजूद हैं उनके जो पोलर पोर्शन है, क्योंकि दोनों पोर्शन है पोलर और नॉन पोलर, उनमें से जो पोलर पोर्शन है वो सरफेस पर एक्सपोज है और सरफेस पर एक्सपोज होने की वजह से वो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूबल हो जाते हैं। तो ये उनका एक फंक्शन था कि दे ट्रांसपोर्ट लिपिड कंपोनेंट इन प्लाज्मा, ये प्लाज्मा के अंदर जो है लिपिड कंपोनेंट को ट्रांसपोर्ट करते हैं। इनका दूसरा फंक्शन भी एक है, दूसरा फंक्शन क्या है, सपोज ये एक ब्लड वेसल है, अब ब्लड वेसल के अंदर ये जो लिपोप्रोटीन्स हैं ये अपने लिपिड कंपोनेंट को ट्रांसपोर्ट कर रही हैं, तो ब्लड के अंदर तो ट्रांसपोर्ट कर लेती हैं। यहाँ है एक टिश्यू, ये एक टिश्यू है, सपोज ये एक टिश्यू है, तो ब्लड से टिश्यूज में लिपिड्स को लाने और फिर टिश्यू से दोबारा ब्लड को
दोबारा लिपिड्स को ब्लड के अंदर लाने का जो एक मैकेनिज्म है, एफिशिएंट मैकेनिज्म है, उसके अंदर ये हेल्पफुल होते हैं। वो एफिशिएंट मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू ये जो लिपिड्स हैं ये टिश्यूज़ में चले जाते हैं और फिर टिश्यूज़ से दोबारा यहाँ ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो ये जो एफिशिएंट मैकेनिज्म है जिसके थ्रू लिपिड्स ब्लड से टिश्यू के अंदर आ जाते हैं और टिश्यू से फिर ब्लड के अंदर आ जाते हैं, ब्लड से टिश्यूज़ और टिश्यू से ब्लड, टू एंड फ्रॉम ट्रांसफ़र होता है इसका। ये जो एफिशिएंट मैकेनिज्म है ये भी लिपोप्रोटीन्स प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ह्यूमंस के अंदर ये जो एफिशिएंट मैकेनिज्म है ये इतना परफेक्ट नहीं होता। ये मैकेनिज्म जो है ये इतना परफेक्ट नहीं होता दूसरे एनिमल्स के मुकाबले में। इस तरह जो लिपिड्स हैं उनकी ग्रेजुअल डिपोजिशन हो जाती है टिश्यूज में। फॉर एग्जांपल अगर मैकेनिज्म जो है वो इतना प्रॉपर नहीं है तो वो टिश्यूज से लिपिड्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकेगा ब्लड के अंदर और एक्सक्रीट नहीं होंगे या यूटिलाइज नहीं होंगे। तो वो जो टिश्यूज़ हैं जिनसे ये ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकेगा उनके अंदर ये लिपिड्स जो हैं ये अकोमुलेट हो जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे और स्पेशली कोलेस्ट्रॉल जो है तो वो डिपॉजिट हो जाएंगे। इस तरह जो लिपिड्स के डिपोजिशन के मसाइल हैं वो ह्यूमंस के अंदर होते हैं लेकिन दूसरे एनिमल्स के में नहीं होते, क्योंकि उनके अंदर ये जो मैकेनिज्म है जिसके थ्रू ब्लड से टिश्यूज़ के अंदर आ रहे थे और टिश्यूज़ से दोबारा ब्लड के अंदर जा रहे थे वो परफेक्ट होता है, जबकि ह्यूमंस के अंदर वो परफेक्ट नहीं होता, जिसकी वजह से टिश्यूज़ से जो लिपिड्स हैं वो ब्लड के अंदर नहीं जा पाते और यहाँ पर अकोमुलेट हो जाते हैं, ग्रेजुअल डिपोजिशन हो जाती है स्पेशली कोलेस्ट्रॉल की। तो लिपोप्रोटीन्स के दो फंक्शन हैं, एक तो ये कि अपने लिपिड कंपोनेंट को एक्वस सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूबल बनाते हैं। एक्वस सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूबल होने की वजह से ये प्लाज्मा के अंदर फिर ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। एक्वस सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूबल कैसे बनाते हैं कि ये जो शेल के अंदर एम्फीपैथिक कंपाउंड्स हैं इनका पोलर पोर्शन इस तरह ओरिएंटेड होता है कि वो एक्सपोज्ड होता है सरफेस पर, और सरफेस पर एक्सपोज होने की वजह से वो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूबल होता है। दूसरा ये कि एक एफिशिएंट मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू लिपिड्स जो हैं वो टिश्यूज़ की तरफ ट्रांसफ़र होते हैं या टिश्यूज़ से अवे ट्रांसफ़र होते हैं, यानी ब्लड और टिश्यूज़ के दरमियान और ट्रांसफ़र होते हैं, ब्लड से टिश्यूज़ में आएंगे, टिश्यू से ब्लड में। ये एफिशिएंट मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये एफिशिएंट मैकेनिज्म ह्यूमंस के अंदर इतना परफेक्ट नहीं होता दूसरे एनिमल्स के मुकाबले में। सो इस तरह ह्यूमंस के अंदर फैट की, लिपिड्स की ग्रेजुअल डिपोजिशन हो जाती है जबकि दूसरे एनिमल्स की नहीं होती। तो ये उनका फंक्शन था। अब इस स्ट्रक्चर को अगर आप देखें तो इसके अंदर ये जो फ्री कोलेस्ट्रॉल और ट्राइसाइल ग्लिसरोल्स हैं ये कहाँ से आते हैं? ये फ्री कोलेस्ट्रॉल और ट्राइसाइल ग्लिसरोल्स का सोर्स जो है वो एक्सोजीनियस भी हो सकता है और एंडोजीनियस भी, यानी ये आप डाइट से भी ले सकते हैं, डाइट से भी आते हैं और बॉडी के अंदर भी सिंथेसाइज होते हैं। फॉर एग्जांपल जो आप डाइट से ट्राइसाइल ग्लिसरोल लेंगे वो इसका कंपोनेंट बन जाएगा, और इसी तरह जो ट्राइसाइल ग्लिसरोल हैं लीवर के अंदर सिंथेसाइज होते हैं वो भी इसका कंपोनेंट बनेगा। तो इस तरह ये जो ट्राइसाइल ग्लिसरोल या फ्री कोलेस्ट्रॉल है ये डाइट से भी आ रहे हैं और जो बॉडी के अंदर डी नोवो सिंथेसिस हो रही है एंडोजीनियस सोर्स से वहाँ से भी आ रहे हैं। तो अब लास्ट चीज जो लिपोप्रोटीन्स के हवाले से है वो ये है एपोप्रोटीन्स। कि ये एपोप्रोटीन्स क्या होती हैं? कि ये जो एपोप्रोटीन्स हैं जो कि लिपिड्स के साथ मिलकर लिपोप्रोटीन्स बना रहे हैं, इनके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। पहला फंक्शंस कि दे एक्ट एज रिकॉग्निशन साइट्स, दे एक्ट एज रिकॉग्निशन साइट्स फॉर सेल सरफेस रिसेप्टर्स। पहला फंक्शन क्या है कि दे एक्ट एज रिकॉग्निशन साइट्स फॉर सेल सरफेस रिसेप्टर। सेल की सरफेस पे जो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं उनको ये रिकॉग्नाइज करते हैं, उनकी ये रिकॉग्निशन साइट्स हैं, ये उनको रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करती हैं। दूसरा ये कि लिपोप्रोटीन्स के मेटाबॉलिज्म में जो एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं उनको या तो एक्टिवेट करती हैं या उनके को एंजाइम के तौर पे एक्ट करती हैं, या एक्टिवेटर और को एंजाइम, एक्टिवेटर और को एंजाइम ऑफ एंजाइम्स involved
इन लिपोप्रोटीन मेटाबॉलिज्म। कि लिपोप्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में जो एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं उनको या तो ये एक्टिवेट करती हैं और उनके को एंजाइम के तौर पे एक्ट करती हैं। ये दूसरा फंक्शन हो गया। पहला फंक्शन क्या है कि दे एक्ट एज रिकॉग्निशन साइट्स फॉर सेल सरफेस रिसेप्टर, और दूसरा क्या है कि दे एक्ट एज एक्टिवेटर और को एंजाइम ऑफ द एंजाइम इन्वॉल्व इन लिपोप्रोटीन मेटाबॉलिज्म। इनमें से कुछ लिपोप्रोटीन्स जो हैं वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हैं इन पार्टिकल्स का। ये लिपोप्रोटीन पार्टिकल्स का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है कुछ एपोप्रोटीन, और ऐसे स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हैं कि उनके बगैर ये उनसे सेपरेट नहीं हो सकते, और उनसे सेपरेट नहीं हो सकते तो इट मीन्स कि वो जो लिपोप्रोटीन के पार्टिकल्स हैं वो इनके बगैर बन ही नहीं सकते। ये लिपोप्रोटीन के पार्टिकल का इसेंशियल कंपोनेंट हैं कुछ एपोप्रोटीन्स, जबकि कुछ प्रोटीन जो है वो इसेंशियल कंपोनेंट्स नहीं है, दे आर फ्रीली ट्रांसफर्ड बिटवीन लिपोप्रोटीन। तो चार इनके फंक्शन हमने डिस्कस किए कि पहला फंक्शन है दे एक्ट एज रिकॉग्निशन साइट्स फॉर सेल सरफेस रिसेप्टर, सेल की सरफेस पर मौजूद रिसेप्टर्स को रिकॉग्नाइज करने में ये हेल्प करते हैं। दूसरा ये कि लिपोप्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में जो एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं उन एंजाइम्स के लिए ये एक्टिवेटर या को एंजाइम के तौर पे एक्ट करते हैं। इनमें से कुछ एपोप्रोटीन लिपोप्रोटीन पार्टिकल्स का इसेंशियल कंपोनेंट है और उनसे सेपरेट नहीं हो सकते। एक्चुअली उनके बगैर, उन एपोप्रोटीन्स के बगैर ये लिपोप्रोटीन के पार्टिकल बन ही नहीं सकते। और कुछ हैं जो वो फ्रीली ट्रांसफर होती हैं बिटवीन लिपोप्रोटीन। अब लिपोप्रोटीन्स को उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन की बुनियाद पे मुख्तलिफ क्लासेस के अंदर डिवाइड किया जाता है, जैसे, और हर क्लास की मुख्तलिफ सब क्लासेस होती हैं। एपोप्रोटीन्स को उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन की बुनियाद पे मुख्तलिफ क्लासेस के अंदर डिवाइड किया जाता है और हर क्लास की मुख्तलिफ सब क्लासेस होती हैं। तो अब हम उनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उनको लिखते कैसे हैं हम। फॉर एग्जांपल एपोप्रोटीन है कोई, तो सबसे पहले हम लिखेंगे एपो, ये डिनोट करेगी कि एपोप्रोटीन है। उसके बाद उसका क्लास नेम, फॉर एग्जांपल सी क्लास का है तो सी, और उसके बाद उसकी सब क्लासेस जैसे कि 1 एपो, C2 एपो, C3। सो उनकी मुख्तलिफ क्लासेस और सब क्लासेस को इस तरह डिनोट करते हैं कि सबसे पहले एपो का वर्ड जो ये डिनोट करता है कि ये जो कंपाउंड है ये एपोप्रोटीन है। उसके बाद उसकी क्लास जैसे कि C, D जो भी क्लासेस हैं, C, और उसके बाद उसकी सब क्लासेस जैसे C1, C के आगे मजीद सब क्लासेस हैं 1, 2, 3, तो C1, C2 एंड C3। तो ये उनके स्ट्रक्चर और फंक्शंस की बुनियाद पे मुख्तलिफ क्लासेस और सब क्लासेस में उनको डिवाइड किया हुआ था। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ लिपोप्रोटीन। अब इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम लिपोप्रोटीन का मेटाबॉलिज्म स्टार्ट करेंगे।